हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें SN1 मैकेनिज़्म, SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जिसमें SN1 हमने बता दिया था आपको, और जिसका ये था कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक ही रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करती है। अब एक सेकेंड टाइप का मैकेनिज़्म है न्यूक्लियोफिलिक, जिसको हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज़्म। SN2 मैकेनिज़्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, और बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो होती हैं, उनको कहते हैं जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं। अब आप कहेंगे कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में उन्हीं रिएक्शंस को कहा जाता है जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन दो पार्टिसिपेंट्स पर, दो रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है, दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, या एक रिएक्टेंट की स्क्वायर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। उनको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है रिएक्शन बिटवीन मेथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू प्रोड्यूस मेथेनॉल एंड क्लोराइड आयन। यानी यहाँ पर रिएक्टेंट क्या क्या है, मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर क्योंकि ये SN2 मैकेनिज़्म है, तो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डिपेंडेबल है, इसी पर डिपेंड करती है। इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और इसीलिए इसको बाईमॉलिक्यूलर या इसीलिए इसको SN2 रिएक्शंस कहा जाता है, जिसका हमको मैकेनिज़्म यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3Cl। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस को वही लव करेंगे जो खुद में नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। यानी कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और मेथिल क्लोराइड पर ये अटैक करेगा। इसके लिए क्या होता है कि मेथिल क्लोराइड हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा लिखा होगा, ये है मेथिल क्लोराइड। देखिए CH3Cl, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन हमेशा न्यूक्लियोफाइल ये पीछे से आता है, ये पीछे से अप्रोच करता है। पीछे से का मतलब क्या है, आगे पीछे कुछ नहीं इसका होता है। पीछे से का मतलब है कि कार्बन पर ये अप्रोच कर रहा है। इसके लिए अप्रोचिंग पॉइंट क्या है, ये कार्बन, ये इस कार्बन पर अप्रोच कर रहा है, और इस कार्बन पर अप्रोच करने के लिए वो जगह बनाता है जहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाता है उस पर अटैक करने के लिए। अब इसके चारों तरफ इसकी सिमेट्री आप जज करिए। कार्बन में एक तरफ ये क्लोराइड आयन लगा हुआ है। क्लोराइड आयन अगर पोलैरिटी आ गई, क्योंकि हैलाइड आयन है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर चार्जेस जो होंगे क्लोराइड पर कैसे होंगे, नेगेटिव। तो क्या नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन की तरफ से नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंटर कर सकेगा, वहाँ तो रिपल्शन आ जाएगा, तो उस तरफ से एंटर कर पाना मुश्किल है। तो हमें ये बताना है पीछे से, किसके पीछे से, जहाँ अपोजिट साइड ऑफ द हैलाइड आयन, जिस तरफ हैलाइड आयन लगा है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। अब इसके चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये तीन तरफ, ये क्योंकि इसमें टेट्राहेड्रल सिमेट्री होती है तो सभी तरफ इक्वल एंगल्स होते हैं। क्लोराइड आयन जुड़े होने की वजह से हो सकता है थोड़ा एंगल डिस्टर्ब हो गया हो, लेकिन मीथेन से तो मीथेन जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मीथेन में चारों तरफ H आयन्स लगे होते हैं और इसमें एक तरफ Cl आयन है। तो रिपल्शन फोर्स की वजह से अट्रैक्शन फोर्स जो भी आ जाता है यहाँ पर, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी थोड़ी। तो अब क्या होता है कि ये नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन की साइड से OH आयन अप्रोच नहीं कर पाएगा, यानी इसके अपोजिट साइड से हाइड्रोक्साइड आयन अप्रोच करता है। तो क्या होता है कि इसमें जब ये OH आयन इसकी तरफ अप्रोच करता है, उतनी ही तरफ से, क्योंकि जैसे ही अप्रोच करने लगेगा, कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं ऑलरेडी और वही उसकी टेट्रावैलेंसी है, तो जब ये अप्रोच करने लगेगा, और हम एक मान भी लें एक बार कि ये जुड़ गया, तो क्या कार्बन के पास 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, बिल्कुल भी नहीं।
तो जैसे जैसे OH आयन अटैच होता है वैसे वैसे क्लोराइड आयन इसको छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको अपनी टेट्रावैलेंसी मेंटेन करनी होती है। तो एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पर OH आयन जुड़ता है, Cl आयन छोड़ता है, यानी 50% OH आयन जुड़ चुका है और 50% Cl आयन छोड़ा है, यानी ना तो पूरी तरह से OH आयन जुड़ पाया है और ना ही क्लोराइड आयन छोड़ पाया है। जहाँ पर ये पाँच बॉन्ड होने के 50-50% चांसेस हो जाते हैं, वो इस कार्बन की ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। और ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल बना देती है इस कार्बन को। फिर क्या होता है, तो चलिए पहले वो बना लेते हैं कि अप्रोच कर रहा है। मान लीजिए ये OH आयंस इस मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस कार्बन की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जब अप्रोच कर रहा होता है तो OH आयन इसकी तरफ जुड़ता है जैसा मैंने बताया, और क्लोराइड आयन इसको छोड़ता है। एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर ये कार्बन मतलब 50-50% हाइड्रोक्साइड आयन को अटैच करवा लेता है और पूरी तरह से छोड़ भी नहीं पाता क्लोराइड आयन को। एक्चुअली ये इंटरमीडिएट स्टेज नहीं कही जाती है, इसका ये इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में मतलब जो SN2 मैकेनिज्म है इसमें कभी भी कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं। इसको कहा जाता है कि साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है और हैलाइड आयन लीव कर देता है। ये प्रोसेस दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन हम चूँकि स्टेप में आपको समझा रहे हैं इसलिए हमें बताना ज़रूरी है कि जैसे जैसे हाइड्रोक्साइड आयन अप्रोच करता है वैसे वैसे क्लोराइड आयन लीव करता है, यानी सडनली ना तो ये अप्रोच कर पाता है और ना ही सडनली ये छोड़ पाता है क्लोराइड आयन को। तो एक तो स्टेज ऐसी आती होगी ना जिसमें OH आयन पूरी तरह जुड़ भी नहीं पाता है और क्लोराइड आयन पूरी तरह छूट भी नहीं पाता है। सो दिस स्टेज इज़ नोन एज ट्रांजिशन स्टेज। एंड ट्रांजिशन स्टेज में कार्बन का जो एक स्थिति होती है, मतलब स्टेबिलिटी जो होती है वो लीस्ट होता है, लीस्ट स्टेबल हाइट कार्बन होता है। अब जब लीस्ट स्टेबल होता है तो वो क्या करेगा, फॉरन क्लोराइड को लीव करेगा, ये बॉन्ड तुरंत छोड़ देता है। तो जो अगला है वो क्या बनता है, जैसे ही छोड़ देगा तो OH पूरी तरह इसको पकड़ लेगा, तो जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है, यानी यहाँ पर कार्बन के साथ ये OH जुड़ जाता है और क्लोराइड आयन छोड़ करके चला जाता है, यानी यहाँ पर ये मेथनॉल बन जाता है और हैलाइड आयन यानी कि क्लोराइड आयन ग्रुप से छूट जाता है। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। अब इसमें ये देखना मतलब ये होने का प्रोसेस है। अब इसमें एक दो तीन बातें आती हैं कि क्या जो सिमेट्री है कार्बन की, यहाँ पर आप देखिए, हम इसकी अगर हम इस टिश्यू के उसमें जाएं, जो इसका अरेंजमेंट है साचा कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन और हैलाइड आयन का, तो जहाँ क्लोरीन लगा हुआ था उसके अपोजिट साइड OH आयन अटैच हुआ है, यानी जस्ट उल्टा अरेंजमेंट हो गया है। यहाँ पर जो इसका सिमेट्री था, जो इसका जो अरेंजमेंट था कार्बन के चारों तरफ जो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये सब लगे हुए थे, यहाँ पर एक देखिए इसमें कार्बन के राइट हैंड साइड क्लोराइड था और अब प्रोडक्ट में कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड OH हो गया, ये जस्ट इन्वर्ट हो गया है। तो SN2 मैकेनिज्म में ये जो दो डिफरेंट पोजीशंस आई हैं इसको कहा गया है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इसको समझने के लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जब तेज़ बारिश में जब हवा चल रही हो और अम्ब्रेला लेकर निकलें तो आपने देखा होगा अम्ब्रेला की आर्म्स जो है वो पलटकर उल्टी हो जाती हैं, यानी जो इसका अरेंजमेंट था, अगर अम्ब्रेला का बीच का रॉड कार्बन है, उसके चारों तरफ का जो आर्म्स है वो उसके चार उसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने वाले बॉन्ड हैं और उन बॉन्ड की पोजीशन पहले से जस्ट पलट जाए, घूम जाए, तो उसको कहा जाता है इन्वर्जन। यहाँ पर कार्बन के इस तरफ इस तरफ क्लोराइड आयन लगा था और अब प्रोडक्ट में कार्बन के इस तरफ OH आयन लगा है, अम्ब्रेला की आर्म्स उल्टी हो गई हैं और इसलिए इसको कहा जाता है कि ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो गया है। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन में क्या बताना होगा हमें कि इस रिएक्शन में जैसे जैसे OH आयन अप्रोच करता है, OH आयन जैसे जैसे कार्बन की तरफ अप्रोच करता है, क्या नाम से क्लोराइड आयन उसी तरह से लीव करता है। यहाँ पर
इस कार्बन के इस तरफ OH आयन ने पकड़ना शुरू किया है और इस तरफ से क्लोराइड आयन ने इसको छोड़ना शुरू किया है। यानी C और OH के बीच का बॉन्ड जितना जितना स्ट्रांग होता जाता है, C और Cl के बीच का बॉन्ड उतना ही वीक होता जाता है। जितना ये स्ट्रांग होगा उतना ही वीक होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही वीक होगा। और एक स्थिति आती है जिसमें ये दोनों लोग आराम से कार्बन पर अटैच्ड होते हैं। 50% ये अटैच हो चुका होता है और 50% ये इसको छोड़ चुका होता है। यानी ना तो ये पूरी तरह जुड़ा होता है और ना ही क्लोरीन ने कार्बन को पूरी तरह छोड़ा होता है। और इस स्थिति में जो कार्बन है वो कहा जाता है कि ये कार्बन इस समय ट्रांजिशन स्टेट में है। क्वेश्चन आता है जनरली कि क्या ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन स्टेबल है, कार्बन जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी रहती है, और अगर स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो हम कहेंगे कि इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? इस जगह पर न्यूक्लियोफाइल की इनकमिंग हो रही होती है और क्लोराइड आयन की आउटगोइंग हो रही होती है। ना ही कम्प्लीटली OH आयन की इनकमिंग हो पाती है और ना ही कम्प्लीटली क्लोराइड आयन की आउटगोइंग हो जाती है। तो उस स्थिति में इस कार्बन के पास कहीं ना कहीं 5 बॉन्ड प्रेजेंट हो जाते हैं जो इसको हाईली अनस्टेबल बना देते हैं और हम इसको आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। तो इस ट्रांजिशन स्टेज में कहा जाता है कि कार्बन की जो पोजीशन है, जो इस मतलब उसका जो नेचर हो जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके पास 5 एटम्स चारों तरफ जुड़ जाते हैं। तो ये आपको मैंने बताया। अब आता है कि ये जो मेथिल क्लोराइड मैंने लिया, तो क्या सिर्फ मेथिल क्लोराइड में ही पॉसिबल है? यानी डिफरेंट टाइप के हैलोजेंस में हमको देखना है कि ये SN2 रिएक्शंस कैसे होती हैं और इनके रिएक्शंस होने का ऑर्डर भी सेट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड। तो हम लोग को ज़रा ये देखना है कि कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो पाता है। आप यहाँ देख रहे हो कि इस वाले कंपाउंड में मेथिल क्लोराइड में ये हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन की चेन है तो उसमें एक एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का साइज़, मास, एटम सब छोटा होता है। हम ये कह रहे हैं कि इस कार्बन के चारों तरफ का जो ये अरेंजमेंट है, इसकी वजह से इसके चारों तरफ काफ़ी स्पेस है। यानी यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम है और यहाँ पर इसका मास कम होने की वजह से भी इसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी, मास कम हो जाएगा तो अपने आप डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि OH आयन जो होता है वो ईजिली अप्रोच कर लेता है। इमेजिन करिए कि अगर इस कार्बन के एक तरफ मेथिल ग्रुप लगा होता, एक तरफ हाइड्रोजन लगा होता ऐसा, और फिर क्लोरीन होता, यानी यहाँ पर क्या होता, ये कुछ एथिल जैसा होता है ना। तो इस कार्बन के चारों तरफ अभी एक हाइड्रोजन एक तरफ ये बल्कि मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या इसके कंपैरिजन में इसमें भी उसी तरह OH आयन अप्रोच कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। इसी तरह आप और आ जाइए टर्शियरी में, यानी ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर इस कार्बन में इसमें सब तरफ जो है क्या नाम से मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसमें दो तरफ भी बल्कि ग्रुप आ गया, तो इसकी वजह से OH आयन और कम जो है न्यूक्लियोफाइल और कम तेज़ी से अप्रोच कर पाएगा। तो जो ऑर्डर सेट होता है, जो बहुत अच्छे रिएक्टिव होते हैं मतलब हैलाइड, वो प्राइमरी हैलाइड SN1 के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे कम सेकेंडरी रिस्पॉन्ड करते हैं और सबसे कम टर्शियरी एल्किल हैलाइड रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी सबसे अच्छी रिएक्शन जो होती है वो प्राइमरी में होती है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? कार्बन के चारों तरफ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कार्बन के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बल्कि एटमॉस्फेयर ना होने पाए और न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने का स्पेस मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए। बल्कि ग्रुप जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना न्यूक्लियोफाइल मुश्किल से अप्रोच कर पाएगा और रिएक्शन का रेट उतना ही स्लो हो जाएगा। हमको बहुत अच्छे रिस्पांस नहीं मिलेंगे, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अमाउंट में नहीं मिलेंगे। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं NCERT का। NCERT में क्वेश्चन नंबर है आपका 10.16 और इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ये कैसे ऑर्डर सेट करना है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 10.16
नेक्स्ट पेज से ही करते हैं। 10.16 क्वेश्चन है, उसमें है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, दूसरा है 1 ब्रोमो पेंटेन और तीसरा है 2 ब्रोमो पेंटेन। ऑर्डर बनाना है कि इनमें से SN2 रिएक्शंस के लिए कौन सा, मतलब जो ऑर्डर सेट करना है कि ये कौन फास्ट कौन कैसा दे पाएगा, कितने अच्छे रिस्पॉन्ड होंगे। तो चलिए पहले हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, तो बना दीजिए स्ट्रक्चर। 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब देखिए इस कार्बन के एक तरफ मेथिल ग्रुप, एक तरफ ब्रोमो, एक तरफ मेथिल और एक तरफ एथिल। अब इसको हम सिमेट्री में लिख रहे हैं। C के आगे यहाँ पर Br लगा देते हैं, एक तरफ CH3 लगा देते हैं, एक तरफ CH3 लगा देते हैं, एक तरफ C2H5 लगा देते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, 1 पर ब्रोमो लगा है और पेंटेन, यानी इसके चारों तरफ यहाँ हाइड्रोजन लगे हैं और एक तरफ ये बना है C4H9। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस फॉर्म में। इस कार्बन को सिमेट्री में रखेंगे तो एक तरफ ये हाइड्रोजन, एक तरफ ये ब्रोमीन और एक तरफ ये C4H9 और एक तरफ ये हाइड्रोजन। अब देखिए तीसरा है 2 ब्रोमो पेंटेन, यानी 1 2 3 4 5, 2 पर ब्रोमो और बस पेंटेन है, यानी ये CH3 है और यहाँ पर 3 कार्बन यानी C3H7 है ये टोटल, और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इसकी सिमेट्री लिख रहे हैं। कार्बन के ये हाइड्रोजन, यहाँ पर Br, यहाँ पर C3H7 और यहाँ पर CH3। अब कंपेयर कर लीजिए। मैंने आपको तरीका बताया कि कार्बन के चारों तरफ बल्कि एटमॉस्फेयर जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। आप देखिए इस कार्बन के तीनों तरफ मेथिल मेथिल एथिल बहुत बल्कि एटमॉस्फेयर है, ये टर्शियरी टाइप का है। इसमें देखिए एक तरफ लगा हुआ है, 2 तरफ हाइड्रोजन है। यहाँ पर कार्बन में 2 तरफ कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, यानी सबसे ज़्यादा बल्कि ये है, उसके बाद बल्कि ये है और सबसे कम बल्कि ये है। यानी सबसे जो फास्ट रिएक्शन होगी वो किस में होगी? 1 ब्रोमो पेंटेन में होगी। फिर उसके बाद रिएक्शन किस में होगी? इसमें 2 ब्रोमो पेंटेन में। और सबसे स्लो रिएक्शन होगी 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन में। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो भी समझा दूं या आप लोग खुद करिए। 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन में कैसे लिखेंगे? 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब इस कार्बन के चारों तरफ हमें लगाना है, यानी इस कार्बन में एक तरफ Br, 2 तरफ H और एक तरफ आइसोप्रोपिल ब्यूटेन लगा हुआ है C4H9, आइसोप्रोपिल है ये। दूसरा है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब देखिए इस कार्बन के चारों तरफ, एक तरफ मेथिल, दूसरी तरफ मेथिल, एक तरफ एथिल और ये Br, यानी टर्शियरी हो गया, सबसे कम इसमें होगा। और तीसरा है 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, यानी एक तरफ मेथिल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ आइसोप्रोपेन। अब देखिए एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मेथिल, एक तरफ आइसोप्रोपेन और एक तरफ Br। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी, यानी सबसे जो अच्छी रिएक्शन देगा वो कौन देगा? ये तीसरा वाला, ये फर्स्ट नंबर पर होगा और फिर ये आपका आएगा, ये सेकंड नंबर पर आएगा और ये आपका थर्ड नंबर पर आएगा। क्यों? यहाँ पर देखिए मेथिल मेथिल ग्रुप है तो इसलिए सेकंड नंबर दिया है। यहाँ पर 2 मेथिल के साथ है एक एथिल है और भी ज़्यादा बल्कि हो गया, इसलिए तीसरे नंबर पे जाएगा। यानी सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड ये करेगा, सेकंड नंबर पर ये करेगा और थर्ड नंबर पर ये करेगा।
ठीक है। इसका रिटन मटेरियल, इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें और बच्चों को भी दें और सब्सक्राइब करें। और मैं उसके नोट्स के भी PDF भेज रही हूँ, उनसे भी आप लोग पढ़ें और NCERT को थॉरली पढ़ें। NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैं इसके कन्वर्जन्स भी आपका एक वीडियो बनाकर उसमें डालूँगी, तो आपको आराम हो जाएगा, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत अच्छा है। थैंक यू।